नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ से सामने आए एक बेहद गंभीर और दुखद मामले की। हम बिना किसी सनसनी के सीधे तथ्यों और पुलिस जांच की कड़ियों पर बात करेंगे और जो कुछ भी सोर्स रिपोर्ट्स में सामने आया है उसे तार्किक रूप से समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले जगह की बात करते हैं। ये पूरी घटना यूपी के प्रतापगढ़ जिले की है। अब किसी भी मामले को समझने के लिए जगह का पता होना जरूरी है ना? यहीं से उस दुखद घटना की शुरुआत हुई जिसने पुलिस को तुरंत और काफी सख्ती से एक्शन लेने पर मजबूर कर दिया। चलिए देखते हैं कि आज के इस एक्सप्लेनर में हम किन किन बिंदुओं पर बात करने वाले हैं। एक दुखद गुमशुदगी, बाग में मिला शव, पुलिस और फोरेंसिक का रिस्पॉन्स, आरोपों का बढ़ना, संदिग्ध और इलेक्ट्रॉनिक सबूत, और आखिर में जानेंगे पीड़िता के बैकग्राउंड के बारे में। पहला हिस्सा, एक दुखद गुमशुदगी। ये पूरा घटनाक्रम रविवार की देर रात शुरू हुआ। सोचिए, रात के 2 बज रहे थे। ये वो समय था जब मां ने आखिरी बार अपनी बेटी को कमरे में सोते हुए देखा था। लेकिन फिर सुबह 6 बजे जब परिवार की आंख खुली तो उन्होंने देखा कि वो लड़की घर पे नहीं थी। सुबह 8 बजे तक परिवार ने हर जगह तलाश की, पागलों की तरह उसे ढूंढा, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। ये जो बीच के कुछ घंटे थे ना, ये इस पूरे मामले की सबसे रहस्यमयी कड़ी हैं। अब ऐसे में अचानक बिना किसी आहट के गायब हो जाने पर परिवार को सीधा शक यही हुआ कि किसी ने उसे बहला फुसलाकर घर से बाहर निकाला है। और देखा जाए तो रात के अंधेरे में इस तरह चुपचाप गायब हो जाना वाकई किसी साजिश की तरफ ही इशारा कर रहा था। दूसरा हिस्सा, बाग में मिला शव। परिवार की ये बेचैन कर देने वाली तलाश जल्द ही एक बहुत ही दर्दनाक मोड़ पर आकर खत्म हुई। अगली सुबह गांव वाले रोज की तरह अपने खेतों की तरफ जा रहे थे। तभी अचानक घर से काफी दूर आम के एक बाग में उन्होंने लड़की का शव एक पेड़ से लटकता हुआ देखा। इसके तुरंत बाद बिना एक पल गवाए ये मनहूस खबर परिवार और लोकल पुलिस तक पहुंचाई गई। वहां का क्राइम सीन बहुत ही परेशान कर देने वाला था। जांच में देखा गया कि लड़की की चप्पलें उस पेड़ से लगभग 20 मीटर की दूरी पर पड़ी थीं। वहीं पास में उसके अंडरगारमेंट्स भी मिले और शव पेड़ से लटका हुआ था। ये सारे भौतिक सुराग चीख चीख कर कह रहे थे कि वहां कुछ बहुत ही भयानक हुआ था। तीसरा हिस्सा, पुलिस और फोरेंसिक का रिस्पॉन्स। जैसे ही पुलिस को खबर मिली वो तुरंत हरकत में आ गए। ये जो क्राइम सीन था ये मुख्य रूप से मानिकपुर थाना क्षेत्र के अधिकार क्षेत्र में आता था। तो सूचना मिलते ही इसी थाने की पुलिस ने सबसे पहले एक आपातकालीन अभियान शुरू किया। मामले की गंभीरता को देखते हुए कुंडा के सर्किल ऑफिसर, मानिकपुर और नवाबगंज थानों के इंचार्ज समेत एक भारी पुलिस फोर्स वहां पहुंच गई। और हां, उनके साथ एक स्पेशल फोरेंसिक टीम भी मौजूद थी जिनका काम था वहां से हर छोटे बड़े सबूत को बहुत ही सावधानी से इकट्ठा करना ताकि अपराधियों तक पहुंचा जा सके। चौथा हिस्सा, बढ़ते आरोप। इसके बाद कानूनी कार्यवाही शुरू हुई। सबसे पहले पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लिया और इसे एक सस्पिशियस डेथ यानी संदिग्ध मौत के तौर पर दर्ज किया। असली कारण जानने के लिए बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। और फिर आता है सबसे दुखद मोड़। मेडिकल रिपोर्ट ने ऑफिशियली इस बात की पुष्टि कर दी कि हत्या से पहले उस नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया गया था। तो आप समझ रहे हैं, जो केस शुरू में सिर्फ एक संदिग्ध मौत लग रहा था वो पोस्टमार्टम की सच्चाई सामने आने के बाद पूरी तरह बदल गया। इस मेडिकल कंफर्मेशन के बाद पुलिस को तुरंत अपनी जांच का दायरा बढ़ाना पड़ा और अब ये केस रेप और उसके बाद की गई हत्या के बेहद गंभीर आरोपों में बदल गया। पांचवां हिस्सा, संदिग्ध और इलेक्ट्रॉनिक सबूत। अब जब अपराध की असलियत सामने आ चुकी थी तो जांचकर्ताओं ने मॉडर्न जांच तकनीकों का सहारा लिया। पुलिस को सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू मिला इलेक्ट्रॉनिक सबूतों से। मोबाइल फोन और कॉल डिटेल्स खंगालने के बाद पुलिस ने पीड़िता के नाबालिग बॉयफ्रेंड को हिरासत में ले लिया। और जब उससे पूछताछ हुई तो ये चौंकाने वाला सच सामने आया कि इस खौफनाक वारदात में वो अकेला नहीं था, बल्कि उसके दोस्त भी शामिल थे। अब क्योंकि मुख्य आरोपी खुद एक नाबालिग है तो कानूनी नियमों के तहत पुलिस उसे बाल सुधार गृह यानी जुवेनाइल होम भेजने की तैयारी कर रही है। और इसके साथ ही आगे की कानूनी प्रक्रिया भी अपनी जगह चलती रहेगी। छठा हिस्सा, पीड़िता का बैकग्राउंड। इस पूरी त्रासदी के दर्द को गहराई से समझने के लिए हमें उस परिवार के हालात को भी जानना होगा जहां से वो लड़की आती थी। ये नंबर 11 देखिए, ये अपने आप में एक कहानी है। दरअसल वो लड़की 11 भाई बहनों के एक बहुत बड़े परिवार का हिस्सा थी। 6 बहनें 4 भाई और वो 5वें नंबर पर थी। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि परिवार के सामने कितनी बड़ी चुनौतियां रही होंगी। और आपको पता है इस इतने बड़े परिवार का खर्च कैसे चलता था?
सिर्फ उसके पिता की कमाई से वो ई-रिक्शा चलाकर किसी तरह अपने परिवार का पेट पालते थे। ये बात हमें बताती है कि वो लोग आर्थिक रूप से कितने कमजोर थे और रोजमर्रा की जिंदगी में किस तरह के संघर्ष से गुजर रहे थे। लेकिन इन तमाम मुश्किलों और घोर गरीबी के बावजूद उस लड़की ने हार नहीं मानी थी। उसने हाल ही में अपनी 12वीं की परीक्षा पास की थी। वो पढ़ाई के जरिए अपने और अपने परिवार के लिए एक बेहतर भविष्य बनाने का सपना देख रही थी। एक ऐसी युवा बच्ची की जान चले जाना जो गरीबी से लड़कर आगे बढ़ने की कोशिश कर रही थी, यह हमें बहुत गहराई से सोचने पर मजबूर कर देता है। आखिर हमारे ग्रामीण इलाकों में न्याय और सुरक्षा का जो सिस्टम है वो इतना तेज और असरदार कैसे बन सकता है कि वो इन सबसे कमजोर और हाशिए पर रहने वाले युवाओं को बचा सके। ये पूरा मामला न सिर्फ हमें सच्चाई से रूबरू कराता है बल्कि हमारे सिस्टम से कई चुभने वाले सवाल भी पूछता है जिन पर हम सबको वाकई सोचने की जरूरत है।